मेरा नाम प्रीति है। मेरी शादी एक ऐसे परिवार में हुई थी जहां मेरी सास, मेरी छोटी नंद और मेरे एक देवर थे। मेरे पति का नाम राहुल था। मेरे पति मुझे बहुत प्यार करते थे। हमारी शादी को कुछ ही साल हुए थे। शुरुआत में हमारा जीवन खुशहाल था। एक बार की बात है, जब एक दिन मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। मैंने सोचा कि डॉक्टर को दिखा दूं। मैंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने मुझे खुशखबरी सुनाई थी और ये खबर सुनकर मैं बहुत खुश हुई थी और जल्द ही ये खबर मैं राहुल को बता देना चाहती थी। राहुल जॉब से शाम को आने वाले थे। शादी 1 साल बाद मैं गर्भवती हुई थी और ये खबर मैंने खुशी खुशी राहुल को सुनाई। खबर सुनकर वो पहले तो बहुत खुश हुए थे, लेकिन राहुल के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखकर मैं हैरान रह गई थी। मैंने राहुल से पूछा कि आखिर वो किस चिंता में है। फिर उन्होंने जो बात बताई थी वो सुनकर तो मैं हैरान ही रह गई थी। मुझे उनकी बातों पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो आखिर ऐसा क्यों करना चाहते थे। मैं नहीं चाहती थी कि जो वो चाहते थे ऐसा हो। वो चाहते थे कि मैं अबॉर्शन करवा लूं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एक बाप अपने बच्चे को दुनिया में आने से पहले मरवाना क्यों चाहते थे। मैं उनकी इस बात से चौंक गई थी और यही सोच सोच कर मेरे सिर में दर्द होने लगा था कि आखिर वो ऐसा क्यों करवाना चाहते थे। मैं उनकी इस बात के खिलाफ थी और इसीलिए उनसे कुछ दिन तक मैंने बात भी नहीं की थी। उन्होंने मुझे अपने प्यार का वास्ता दिया था और आखिर वो मुझे करवाना पड़ा जो वो चाहते थे। मुझे अपना अबॉर्शन करवाना पड़ा। उस दिन मैं बहुत रोई थी और एक कमरे में बंद हो गई थी। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि राहुल आखिर क्या चाहते थे। मेरी खुशियों को जैसे किसी की नज़र लग गई थी। जिंदगी यूं ही कट रही थी। फिर शादी 3 साल बाद मैं फिर से प्रेग्नेंट हुई थी और इस बार मैंने राहुल को नहीं बताया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि राहुल इस बार फिर से वही करे जो पहले कर चुके हैं। फिर भी पता नहीं उन्हें इस बात का कैसे पता चल गया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और फिर उन्होंने वही किया जो उन्होंने पहले किया था। वो मेरा अबॉर्शन करवाना चाहते थे और इस बार मैंने उनसे कहा, नहीं राहुल, प्लीज़ अब नहीं, इस बार नहीं और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। फिर राहुल कहने लगे, क्यों नहीं प्रीति, देखो तुम मेरी मजबूरी समझो, मैंने उससे वादा किया है। फिर मैंने चीख कर उससे कहा, भाड़ में गया तुम्हारा वादा। राहुल, ये कौन सा वादा है? तुमने मुझसे पूछ के ये वादा किया था। राहुल, तुम दुनिया के पहले इंसान हो जिसे अपने ही बच्चे से तकलीफ है। तुम उस दुनिया में आने से पहले ही मार रहे हो। एक बार हो गया, अब दोबारा किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने दे सकती। मैं उनकी इस बात को मानने को तैयार नहीं थी। वो मुझसे रिक्वेस्ट करने लगे और कहने लगे, प्लीज मेरी बात को समझो। निर्मला बार बार मुझे ताने दे रही है जब से उसे ये पता चला है कि तुम माँ बनने वाली हो। निर्मला उसकी बहन का नाम था जो उनसे 2 साल छोटी थी और वो शादीशुदा थी। मैंने उनसे कहा, जब तुम्हें इतना ही डर था अपनी बहन से, अपनी माँ से, तो तुमने शादी क्यों की? शादी की तो बच्चे होना आम बात है। जब तुम्हें तुम्हारा खुद का बच्चा नहीं चाहिए था तो क्यों की तुमने मुझसे शादी? क्यों की मेरी जिंदगी बर्बाद? मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी माँ बहन के चक्कर में पूरी जिंदगी घुट घुट के मर जाऊंगी, बार बार दवाइयाँ खाती रहूंगी। नहीं राहुल, बस अब बहुत हो गया। मैं अब किसी भी कीमत पर कोई भी दवाई नहीं खाने वाली, नहीं मारने वाली मैं अपने बच्चे को, चाहे उसके लिए तुम मुझे ये घर परिवार और तुम्हें तक क्यों ना छोड़ना पड़े। उन्होंने कहा, प्रीति पागल मत बनो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अगर तुम भी मुझे छोड़कर चली जाओगी तो मैं तो बिल्कुल ही अकेला हो जाऊंगा। मैंने गुस्से में उनसे कहने लगी, तुम अकेले कहाँ हो राहुल? तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ है, तुम्हारी बहन है, उनकी जिम्मेदारी है, रहो तुम उनके साथ। नहीं प्रीति, प्लीज प्लीज मेरी बात को समझो। मैं चीख कर बोली, राहुल प्लीज तुम चले जाओ, अभी मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। कहते हुए मैंने राहुल को कमरे से बाहर निकाला और दरवाज़ा अंदर से बंद कर रोने लगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर राहुल को क्या हो गया है। ऐसे कैसे किसी के कहने पर वो अपने ही बच्चे को कोख में ख़त्म कर रहा है, और ये कैसी उनकी माँ है जो अपने ही कुल का नाश करने पर तुली है, और कैसे उसकी बहन जो अपने भाई का ही घर बसता हुआ नहीं देख सकती, उसके बच्चों को नहीं देख सकती। ये तो दुनिया में बहुत ही अजूबे वाली बात है जो यहाँ मेरे साथ हो रहा है। आखिर ऐसी कौन सी वजह है? कोई भी मेरा बच्चा नहीं चाहता। राहुल तो था ही सीधा साधा, माँ का भक्त, माँ की बातों पर कभी भी सवाल उठाना ही नहीं। राहुल को जितना ही
उसकी माँ कहती थी उतना ही करता था। यहाँ तक कि ससुराल में बैठी राहुल की बहन निर्मला भी अपना हुक्म राहुल पर चलाती थी, जबकि राहुल से वो 2 साल छोटी थी। फिर भी राहुल की शादी से पहले ही निर्मला की शादी हो गई थी और उसके 7 साल के अंदर ही 2 बच्चे भी हो गए थे। लेकिन इन 7 सालों में अभी तक राहुल की शादी नहीं हुई थी। जब अगल-बगल वाले पड़ोसी गांव वाले सब राहुल की शादी के बारे में बार-बार शारदा जी को पूछने लगे, तो शारदा जी ने अभी 2 साल पहले जाकर मेरी और राहुल की शादी की थी, ताकि लोगों का मुंह बंद हो सके। और इतनी मुश्किल से जब शादी हुई थी तो अब बच्चे नहीं चाहती। आखिर क्यों, ऐसा क्या वजह थी? कोई ना कोई बात तो ज़रूर थी जो बार बार मेरे दिमाग में घूमती रहती थी। राहुल से कुछ पूछती तो राहुल कभी भी मुझे कुछ नहीं बताता था। मेरी सास और ननद से मैं पूछ नहीं सकती, आखिर मैं पता लगाती तो कैसे? ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब पाने के लिए मैं पागल हुई जा रही थी। मैं अपनी बात पर अटल थी। ये देखकर राहुल एक पल के लिए चुप हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि मैंने जो निर्णय लिया है उसमें अब कोई बदलाव नहीं ला सकता। एक दिन सुबह नाश्ता करके वो ऑफिस के लिए निकल रहे थे, तब उन्होंने मुझे एक बात कही थी, फिर सुनकर मैं हैरान रह गई थी। वो कहने लगे, प्रीति, अगर तुमने ये बच्चा पैदा किया तो निर्मला और माँ कभी हमें माफ़ नहीं करेंगे, वे हमेशा के लिए हमें छोड़ देंगी। उनकी ये बात सुनकर तो मुझे अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। मुझे ये बात समझ नहीं आई थी। मैंने भी कह दिया था कि अगर तुम्हें अपनी माँ और बहन की चिंता है तो तुम उनके पास जा सकते हो, लेकिन मैं अपने बच्चे की जान के साथ समझौता नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ कि ये फैसला हमारे रिश्ते को और भी मुश्किल बना देगा, लेकिन मेरे लिए मेरे बच्चे की जान सबसे पहले है। फिर राहुल ने गहरी सांस ली और कमरे से बाहर चला गया। मेरी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने अपनी आंसुओं को पोंछा और मैं अपने आने वाले बच्चे के सपने सजाने लगी थी। आखिर मेरे बच्चे की जिंदगी का सवाल था। आखिर क्यों मेरी सास और ननद नहीं चाहते थे कि राहुल कभी बाप बने, उसके बच्चे हो। एक दो बार मैंने जब राहुल से बात करने की कोशिश की तो राहुल ने साफ साफ मना कर दिया। देखो प्रीति, तुम अपना दिमाग ज्यादा मत लगाओ। असल में जब निर्मला दूसरी बार माँ बनने वाली थी तो वो बार बार माँ को रो रो कर अबॉर्शन के लिए कह रही थी। वो बार बार कह रही थी, माँ उसका अबॉर्शन करवा दो। वो दूसरा बच्चा नहीं चाहती थी, क्योंकि उसके पति नौकरी छोड़कर घर पर ही बैठ गए थे, कोई काम धंधा नहीं करते थे। इसीलिए निर्मला 2 बच्चे पैदा ही नहीं करना चाहती थी। वो तो बाद में मैंने ही निर्मला को बोल दिया था कि निर्मला, तुम चिंता क्यों करती हो, तू अपना बच्चा पैदा करो, मैं हूं ना तेरा बड़ा भाई तेरे पास। फिर निर्मला ने अपनी मजबूरी जताते हुए कहा था कि नहीं भैया, अगर गलती से भी लड़की निकल गई तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये नौकरी छोड़कर बैठ गए हैं, कमाने का नाम नहीं ले रहे हैं, मैं कैसे उसकी जिंदगी पार लगाऊंगी, कैसे करूंगी उसकी शादी। फिर मैंने उसे दिलासा देते हुए कहा था कि देख, अगर तुझे लगता है कि लड़की हो जाएगी तो मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगर लड़की हो गई तो मैं उसे गोद ले लूंगा। वो कहने लगी, नहीं भैया, रहने दो, कहने में और करने में बहुत अंतर होता है। कल को जब आपके बच्चे हो जाएंगे सब भूल जाओगे आप। अभी तो आप मुझे बस फंसाने के लिए कह रहे हो ना, ताकि मैं बेटी पैदा करके बैठ जाऊं। इस बात पर मैंने उसे कहा कि देख निर्मला, मैं तेरी कसम खाकर कहता हूँ, मैं अपने ही बच्चे पैदा नहीं करूँगा, और वो चाहे लड़का हो या लड़की। मैंने आज ही उसे गोद ले लिया, मेरा जो भी है सब उसी का रहेगा। अब तो तू शांत रहे, अब तो तू उसकी जान मत ले। बहुत समझाने के बाद निर्मला मान गई और दोबारा उसे सच में लड़की हो गई। जैसे ही लड़की हुई उसने तुरंत मुझे फोन करके कहा, भैया मैंने मना किया था ना आपसे, जबरदस्ती ये बच्ची पैदा करवाई है, अब आप ही संभालो। आज के बाद ये आपकी जिम्मेदारी है, अब से आप ही इसके माँ बाप हो। आपने बोला था ना। हाँ मैंने बोला था, मुझे सब याद है, तो चिंता मत कर। और जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी तब तक तो ठीक था, लेकिन हमारी शादी के बाद निर्मला के मन में डर बैठ गया। बस इस बात को लेकर निर्मला बार बार मुझे ताने देती है, इसीलिए मैं बच्चा नहीं पैदा करना चाहता। और अगर सच में मेरा बच्चा हो गया तो मैं उसके आगे उसके बच्चों को देख नहीं पाऊंगा। बस इतनी सी बात है, अगर तुम मुझे समझ लो तो मेरा साथ दो। नहीं राहुल, मुझे तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं समझना है। ये कौन सी बड़ी बात हो गई? ठीक है, तुम्हें पालना है, तुम उसके बच्चों को भी पाल लो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अपने बच्चे पैदा ही ना करोगे। खर्च ही देखने हैं
तो तुमने एक ही क्यों, दोनों के खर्च देख लो। लेकिन ये कौन सी बेवकूफ़ी है, अपने बच्चे ही पैदा नहीं करोगे। बस इसी बात को लेकर रोज बहस होती आ रही है जब से मैं माँ बनने वाली थी। जिस दिन से सबको पता चला था कि मैं माँ बनने वाली हूँ, उस दिन से लगभग रोज का ही हो गया था। राहुल के साथ साथ मेरी सास भी मुझे दवाई खिलाने के चक्कर में पड़ी रहती थी। राहुल का तो मैं समझ में आता है, लेकिन मेरी सास का कुछ समझ में नहीं आता था। उन्हें क्या हो गया, वो क्यों अपने पोते पोतियों को देखना नहीं चाहती। राहुल की बात में मुझे कोई दम नहीं लगता था। मुझे शक हो रहा था, ज़रूर बात कोई और है। इतनी छोटी सी बात के लिए कोई अपने पोते पोतियों को क्यों मरवाना चाहेगा। अब मुझे पूरी बात जाननी थी। मुझे पक्का विश्वास था कि कुछ बात और है। क्या है इसका पता लगाना है, और इसीलिए मुझे सबसे ज़्यादा मेरी सास के आसपास रहना पड़ेगा। मैं अपने बच्चे की खातिर एक बार फिर से खड़ी हुई और अब मेरा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मेरी सासू माँ के आसपास ही बीतने लगा। वो कहाँ जाती थी, किससे बात करती थी, उनकी हर हरकत पर मेरी नज़र थी, क्योंकि मैं अपने बच्चे की खातिर किसी भी हद तक जा सकती थी। फिलहाल तो हम दोनों में बातचीत बंद थी। 2-3 दिन बाद एक दिन जब राहुल ऑफिस जा रहे थे तो मेरी सास उनसे कहने लगी, बेटा ज़रा अपने फ़ोन से निर्मला को फ़ोन लगाकर देना। 2-3 दिन से बात ही नहीं हो पाई उससे, और मेरा रिचार्ज भी खत्म हो गया है। तो उन्होंने कहा कि माँ मैं लेट हो रहा हूँ, एक काम करता हूँ, मैं आपको फ़ोन ऑफिस जाकर रिचार्ज करवा देता हूँ, तब तक आप प्रीति के फ़ोन से बात कर लो। इतना कहकर राहुल ऑफिस चले जाते हैं। मेरी सास मेरे पास आकर कहने लगी, बहू ज़रा निर्मला को फ़ोन लगाकर देना। इस पर मैंने फ़ोन लगाकर दे तो दिया। अब सोचने वाली बात तो ये थी कि मुझे लगा था कि मेरी सास यहीं बैठकर बातें करेंगी, लेकिन वो फ़ोन लेकर तुरंत अपने कमरे में चली गई और बड़ी ही धीरे धीरे मेरी ननद से बातें करने लगी। और इधर मुझे बेचैनी होने लगी। मुझे उस वक्त कुछ तो गड़बड़ लगी थी। मुझे उस माँ बेटी की बातें सुननी थी, लेकिन कैसे सुनती। मैं भी अपना दिमाग दौड़ाने लगी। फिर मैं अपनी सास के कमरे में दबे पाँव गई तो वो मुझे देखकर चौंक गई थी, जैसे मैंने उनकी कोई चोरी पकड़ी हो। मैंने जैसे ही माँ को कहा कि माँ 1 मिनट फ़ोन दीजिएगा, लगता है मेरा नेट ऑन है, और इस बहाने मैंने अपनी सास से फ़ोन लेकर उनकी रिकॉर्डिंग चालू कर दी थी। फिर उनको फ़ोन देकर वहाँ से चली गई थी। मेरी सास को स्मार्टफ़ोन के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। ज़्यादातर वह बटन वाले फ़ोन ही इस्तेमाल करती थी, इसीलिए मेरी चालाकी वो समझ नहीं पाई थी और करीब 1 घंटे तक फ़ोन पर बातें करती रहीं। इधर मैं टीवी खोलकर बैठी थी, लेकिन मेरा टीवी में ज़रा भी मन नहीं लग रहा था। मैं बार बार माँ जी के कमरे की ओर देखती कि कब माँ जी बाहर निकले और फ़ोन मेरे हाथ में आए। काफ़ी देर बाद जैसे ही सासू जी बाहर आई तो मैं फ़ोन लेकर अपने कमरे में गई और अपने फ़ोन की रिकॉर्डिंग ऑन करके सुनने लगी। वो सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मैं हैरान हो गई थी कि फ़ोन पर मेरी सास निर्मला से मेरे ही बारे में बात कर रही थी। वो कह रही थी कि अरे बेटा, अब तुझे क्या ही बताऊं, 3 दिन से राहुल पीछे पड़ा है, उसके दवाई खा ले दवाई खा ले, लेकिन वो दवाई खाने को तैयार ही नहीं है। पिछली बार तो उसे समझ में नहीं आया था, उसने दवाई खा ली थी, लेकिन इस बार तो लगता है कि उसे कुछ भनक पड़ गई है कि क्या हो गया है। बिल्कुल ही दवाई खाने को तैयार नहीं है। अब मैं बार बार बोलकर खराब नहीं बनना चाहती। भाई गाँव की औरतें भी आती रहती हैं, सबसे बात भी करती है वो। अगर कहीं सबको बता दे मेरे बारे में, फिर समाज में मेरी बेइज्जती होगी। इसीलिए मैं बार बार राहुल से ही बोल रही हूँ। वो भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन जाने इस नौटंकीबाज को क्या हो गया, बिल्कुल ही दवा खाने को तैयार नहीं है। मेरी ननद कहती है, माँ ऐसी कैसी बात कर रही हो आप, कैसे दवा नहीं खाएगी, आप लोग ज़बरदस्ती करो उसे। अगर उसने दवाई नहीं खाई और धीरे धीरे टाइम ऊपर हो गया तो फिर अबॉर्शन भी नहीं होगा, फिर बच्चा करवा लेना छोड़ देना, सब कुछ दे देना उसके नाम। मेरी सास ने कहा, अरे बेटा, कौन नाम करना चाहता है, अगर मुझे सब कुछ उसके नाम ही करना होता तो मैं इतने पापड़ बेलती क्या। 1 साल का था, उसको पाल पोस कर बड़ा कर रही हूँ। इसी दिन के लिए सब कुछ उसके नाम करने के लिए तू चिंता मत कर, फिलहाल मैं कुछ करती हूँ। फिर मेरी ननद कहती है, माँ आपसे कुछ नहीं होगा, आप भैया को बोलिए भाभी अगर ऐसी दवाई नहीं खा रही तो किसी चीज़ में मिलाकर दवाई खिला दें,
उन्हें पता भी नहीं चलेगा और काम भी हो जाएगा। मेरी सास कहती है हाँ रुको, मैं उसको बोलती हूँ ऐसे ही करने के लिए। चल चल मैं बाद में बात करती हूँ, आज राहुल मेरा फ़ोन रिचार्ज करा देगा, फिर कल मैं तुम्हें फ़ोन करके बताती हूँ। माँ बेटी की बातें सुनकर तो मैं पागल सी हो गई थी। पहेली सुलझाने के बजाय और भी उलझती चली जा रही थी। एक के बाद एक सवाल तैयार खड़े हो रहे थे और किसी एक का भी जवाब नहीं था। लेकिन इतना तो तय हो गया था कि अब मैं किसी के हाथ से इस घर में पानी भी नहीं पी सकती थी, क्योंकि अब मुझे किसी के ऊपर भरोसा भी नहीं था। जैसे तैसे मैं अगले दिन का इंतज़ार करने लगी। शाम को जब राहुल घर आए तो मेरी सास ने उन्हें अपने हाथों से चाय बनाकर दी और कहने लगी कि बेटा इसमें दवाई डालकर प्रीति को पिला दो, और जब वो कड़वाहट के बारे में पूछेगी तो बता देना। चाय पत्ती इस बार बदल कर आई है, इसका स्वाद ही ऐसा है। राहुल जैसे ही चाय लेकर मेरे पास आए मैं समझ गई थी। इससे पहले तो सासू माँ ने कभी भी चाय बनाकर नहीं दी। अगर मैंने फ़ोन पर सारी बातें नहीं सुनी होती तो शायद मैं वो चाय पी जाती, लेकिन भगवान का शुक्र था कि मैंने सारी बातें सुन ली और वो चाय उठाकर राहुल के सामने तुरंत ही फेंक दी। और मैंने चीखते हुए कहा, राहुल तुम्हारी कोई भी चाल मेरे आगे नहीं चलेगी। मुझे पता है इस चाय में तुमने दवाई डाली है ना। निकल जाओ तुम मेरे कमरे से, तुम मेरी आंखों के सामने भी मत आओ। तुम जब भी आते हो मेरे बच्चे को मारने का प्लान करके ही आते हो। कहते हुए दोबारा फिर से मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और कुछ दिन जानबूझकर राहुल से दूर रहती। रात को भी उसे कमरे में नहीं आने देती, क्योंकि अब इस घर में मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं रह गया था। अगले दिन भी राहुल के ऑफिस जाने के बाद मैं कमरे से बाहर नहीं निकली और सबसे पहले मेरी सास का फ़ोन साइलेंट करके उसे छुपा दिया, क्योंकि मुझे पता था कि राहुल के ऑफिस जाने के बाद माँ जी या तो बेटी से बात करेंगी या बेटी का फ़ोन आएगा। तो अब मैं अपना फ़ोन लेकर टीवी देखने के बहाने हॉल में बैठ गई और बार बार मेरी नज़रें फ़ोन पर ही जा रही थी। अब मुझे बेसब्री से मेरी ननद के फ़ोन का इंतज़ार था। हालांकि आधे घंटे बाद निर्मला का फ़ोन आता है और मैं फ़ोन माँ जी को दे देती हूँ कि माँ दीदी का फ़ोन आ रहा है। तो वो हैरान होकर कहती है कि तुम्हारे पर आ रहा है बहू, मैंने अपना फ़ोन कब से ढूंढ रही हूँ, मेरा फ़ोन ही नहीं मिल रहा। तो मैंने कहा ठीक है माँ जी, जब तक आप मेरे फ़ोन से बात करिए मैं आपका फ़ोन ढूंढ कर लाती हूँ। कहते हुए मैंने दोबारा से रिकॉर्डिंग ऑन कर दी और फ़ोन को ढूंढने के बहाने मेरी सास फिर अपने कमरे में जाकर करीब 1 घंटे तक मेरी ननद से बातें करती है और मैं बाहर टीवी देखने के बहाने बैठी माँ जी के निकलने का इंतज़ार करने लगी। आखिर मुझे आज की बातें भी तो सुननी थी। मुझे जानना था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। आज बात कुछ ज़्यादा लंबी हो गई थी। जैसे जैसे बात लंबी होती गई वैसे वैसे मेरे दिल की धड़कन भी बढ़ती गई। आखिर माँ जी बाहर निकली और मुझसे कहने लगी कि बहू मेरा फ़ोन मिला क्या। तो मैंने उन्हें बहाना बनाते हुए कहा कि हाँ माँ जी, आपका फ़ोन सोफ़े के नीचे गिर गया था, इसीलिए इसका कोई बटन दब गया है जिससे फ़ोन साइलेंट हो गया था। अब मैंने सही कर दिया है। कहते हुए मैंने माँ जी को फ़ोन पकड़ा दिया और अपना फ़ोन लेकर भागती हुई मैं कमरे में गई। बस इस बार मैंने जैसा ही रिकॉर्डिंग ऑन की मुझे सुनाई दिया कि सामने से मेरी ननद अपनी माँ पर गुस्सा हो रही थी। माँ कर क्या रही हो, बिल्कुल ही अकल नहीं है, ऐसे कैसे बेबस बनी पड़ी हो। वो 4 दिन की आई हुई अब आप दोनों पर भारी पड़ती जा रही है। आप लोगों से एक लड़की नहीं संभाली जा रही, एक दवाई नहीं पिला पा रहे हो आप लोग। अगर ऐसा ही रहेगा तो इस बार अगर भैया का बच्चा हो ही जाएगा और सारी प्रॉपर्टी मेरे हाथ से निकल जाएगी और कुछ भी नहीं मिलेगा मुझे। तो मेरी सास कहती है, अरे बेटा तू चिंता क्यों करती है, अभी टाइम है, तीसरे महीने में जो भी हो सकता है, अभी 3 पूरा नहीं हुआ है, तू चिंता मत कर, मैं करती हूँ ना कुछ। और ऐसे कैसे सारा कुछ मैं उसके बच्चे के नाम कर दूंगी, बर्बाद ऐसे कैसे कर दूंगी मैं। बेटा मैं डायरेक्ट तो सब कुछ तुम्हारे नाम नहीं कर सकती ना, इसीलिए मुझे दुनिया को दिखाने के चक्कर में उसे अपना बेटा मानना पड़ा है, नहीं तो कौन ऐसे सौतन के बच्चे को अपना बच्चा समझ के चलेगा। अरे मैं तो बस दिखाने के लिए उससे प्यार करती हूँ और दिखावे के लिए उसे बेटा बनाया है। अरे मैं तो उसकी शादी भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन ये गांव ये समाज चैन से रहने भी तो नहीं देता। इतने पीछे पड़ गया कि मुझे मजबूरी में उसकी शादी करनी पड़ गई। ठीक है, लेकिन बच्चा तो नहीं पैदा करने दूंगी इस बार, बस ये बच्चा गिर जाए, मैं खुद राहुल को बिना प्रीति को बताए उसकी नसबंदी करवा दूंगी।
ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, फिर मजबूरी में उसे तुम्हारे बच्चे को गोद लेना ही पड़ेगा। और जब एक बार तुम्हारा बच्चा उसने गोद ले लिया, फिर सारी जायदाद तो तुम्हारी ही होगी ना बेटा। ये सब कुछ तो मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रही हूँ। फिर निर्मला कहती है, देख लूंगी, ऐसा ना हो कि सब कुछ हाथ से निकल जाए। तो मेरी सास उसे भरोसा दिलाते हुए कहती है, अरे कुछ नहीं होगा, चिंता मत कर, मैंने सब सोच लिया है। फिलहाल तुम फोन रखो, मैं बाद में फोन करती हूँ। एक बार फिर से फोन कट जाता है, लेकिन इसमें पूरी रिकॉर्डिंग सुनने के बाद मुझे कहीं ना कहीं अपने सवालों का जवाब मिल गया था, लेकिन कुछ सवाल अभी भी अधूरे थे। सौतन का बेटा, ये बातें बार बार मेरे कानों में गूंज रही थी। अब मुझे राहुल का ऑफिस से लौटने का इंतजार था। जब शाम को जैसे ही राहुल घर आए, मैंने उनका हाथ पकड़कर तुरंत कमरे में ले गई और अंदर से दरवाज़ा बंद करके अपने सर पर हाथ रखकर राहुल से कहने लगी, राहुल आप चाहते हो ना मैं ये बच्चा गिरा दूं, तो मैं बिल्कुल गिरा दूंगी, लेकिन आपको अभी मेरे कुछ सवालों का जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने कुछ सोचा, फिर कहा, हाँ बोलो, क्या पूछना है तुम्हें। मैंने उनसे कहा, आप सच सच बताइए, माँ जी आपकी सगी माँ है या नहीं। उन्होंने कहा, हाँ प्रीति, माँ मेरी सगी माँ नहीं है, लेकिन सगी माँ से बढ़कर प्यार करती है। जब मैं 1 साल का था तब मेरी माँ बीमारी में ही चल बसी, तब से उन्होंने ही मुझे पालकर पोसकर बड़ा किया है। मुझे कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी, लेकिन मेरे नसीब में माँ बाप दोनों में से एक का ही प्यार लिखा था। इसीलिए जैसे ही निर्मला हुई तभी पापा भी गुजर गए। तब से माँ अकेले ही हम दोनों को पाल रही है। उनके मुंह से ये सच्चाई जानकर मुझे बड़ा धक्का लगा था। फिर मैंने उनसे हैरानी से कहा, इतना बड़ा धोखा राहुल, आज तक आपने मुझे ये बात बताई क्यों नहीं थी। वो चुप हो गए और अपनी नजरें उन्होंने झुका ली थी, लेकिन अब सारी बात मेरे सामने हो गई थी। मैं समझ गई थी कि आखिर क्यों माँ जी नहीं चाहती थी कि राहुल का बच्चा हो, क्योंकि उनकी नज़र इस पूरी प्रॉपर्टी पर है जो वो अपनी बेटी के नाम करना चाहती हैं। राहुल को दिखाने के लिए समाज की नज़रों में अपना बेटा मानती थी, लेकिन असल में राहुल को कभी अपना बेटा मानती नहीं थी। उनका दूसरा बेटा नहीं हो पाया था, इसीलिए ले देकर उनकी बेटी निर्मला ही थी और वो अपनी सारी प्रॉपर्टी निर्मला के नाम करना चाहती थी। सीधे तरीके से करते तो समाज में बातें सुननी पड़ती, समाज की नज़रों में गलत साबित हो जाती। इसीलिए इतनी बड़ी साजिश करके सारा कुछ निर्मला के नाम करना चाहती थी। इतनी बड़ी प्लानिंग की समाज की नज़रों में वो अपनी सारी प्रॉपर्टी राहुल के नाम करके एक अच्छी माँ होने का खिताब भी मिल जाता और राहुल का बच्चा पैदा ना करके बेटी का बच्चा गोद लेकर सारी प्रॉपर्टी उसके नाम करवा देना चाहती थी, जिससे सारी प्रॉपर्टी उसकी बेटी के पास चली जाए। और ये तो वही बात हो गई ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इतना बड़ा धोखा, और राहुल बेचारे ठहरे सीधे साधे। वो इन दोनों माँ बेटी की बातों को समझ ही नहीं पाए, लेकिन अब सब कुछ मेरे सामने साफ था। मैंने राहुल से कहा, मैं आपको कुछ सुनाना चाहती हूँ, बस एक बार आप सारा कुछ सुन लो। इसके बाद जो कहोगे, जैसे भी कहोगे, मैं करने के लिए तैयार हूँ। कहते हुए मैंने सारे रिकॉर्डिंग राहुल को सुना दी। राहुल को सच में अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उन्होंने जो कुछ भी सुना उन्हें झूठा लगने लगा और पागल हो गए थे ये सब कुछ सुनकर, क्योंकि वो तो माँ जी की को अपनी सगी माँ मानते थे। माँ जी उनके साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर सकती थी। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद राहुल के चेहरे पर अलग ही भाव दिखने लगे थे। गुस्से में वो पागल हो रहे थे। आज पहली बार मैंने राहुल का ऐसा रूप देखा था। राहुल ने मेरा हाथ पकड़ा और फोन की रिकॉर्डिंग लेकर कमरे से बाहर जाने लगे। वो मुझे लेकर माँ जी के पास गए और सारे रिकॉर्डिंग ऑन कर माँ जी के आगे रख दी। सारा सच सुनने के बाद मेरी सास को तो जैसे काटो तो खून नहीं था। उन्हें ऐसा कि धरती फट जाए, वो वहीं की वहीं उसी में समा जाए। उनकी हालत देखने लायक थी। फिलहाल राहुल ने इतना कुछ तो नहीं कहा, लेकिन इतना जरूर कहा, माँ अगर आपको नज़रों में मैं सौतेला ही था तो आपने उसी समय मेरा गला क्यों नहीं घोंट दिया। जितनी तकलीफ आज हो रही है उतनी तकलीफ उस समय नहीं होती। मैं तो आपको दिल से माँ मानता था। आप मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर रही थी। माँ अगर आपको पूरी प्रॉपर्टी ही चाहिए थी तो आप ले लेती। कौन सी मैंने आपसे प्रॉपर्टी मांगी थी, लेकिन नहीं, आपको तो दुनिया के सामने भी अच्छा बनना था। सच कहते हैं लोग, अपनी माँ माँ होती है और सौतेली माँ ही होती है। आखिरकार दिखा दिया ना आपने अपना सौतेलापन। आपको ये प्रॉपर्टी चाहिए थी
ना इसके लिए आप मेरे बच्चे को मारने पर उतारू थी। मेरे ही हाथों मेरे बच्चे को मरवा रही थी। इस तुच्छ सी प्रॉपर्टी के चक्कर में आप मेरा नाश करवा रही थी और मैं तो कुछ और ही सोचकर बैठा था। आपकी हाँ में हाँ मिला रहा था, लेकिन अब और नहीं, अब और नहीं। मुझे नहीं रहना आपके साथ। मुझे घिन आ रही है आपकी सोच से, आपके साथ से, आपके साये से। मैं ये घर अभी के अभी छोड़कर जा रहा हूँ। आपको ये घर, ये प्रॉपर्टी आपकी बेटी मुबारक हो। आज के बाद मैं आप दोनों के लिए मर गया हूँ। हम दोनों वो घर छोड़कर उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया और अब हमने अपनी एक नई दुनिया बसा ली थी। यहाँ ऐसा कोई नहीं था जो मेरे बच्चे की जान के पीछे पड़ा हो। मैं अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थी और घर छोड़ने के 7 महीने बाद ही मैंने अपने एक बेटे को जन्म दिया था। दोस्तों, उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कहानी कैसी लगी।